नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्प। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है परबतसर जिला नागौर के जगनलाल ने। आपने भेड़ पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भेड़ों में कुछ नस्ल इस तरह की है जो जैसे कि आपको पता है कि भेड़ से हम किस किस चीज़ से लाभ ले सकते हैं। तो भेड़ का मांस है, उसके चमड़ा है, उसके ऊन उत्पन्न होता है, ऊन है, साथ में बहुत जगह पे दूध के लिए भी भेड़ रखते हैं और उसके अलावा खाद के लिए वो प्रयोग में इनके बीट को खाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये इनसे लाभ की चीज़ है जिसे कि आप ऊन उत्पादन के लिए पालन कर सकते हैं। लेकिन ये नस्ल जो है इन्हें आप ठंडे प्रदेश में ही पालन कर सकते हैं। जैसे कि मेराइनो एक नस्ल इनका है, विदेशी नस्ल है, लेकिन भारतवर्ष में भी बहुत जगह पर इसका पालन किया जाता है। तो मेराइनो नस्ल से आप इसे उसी प्रकार से डॉर्सेट है, सफॉक है जो कि मांस के लिए रखा जाता है, और हैम्पशायर है। तो ये सारी विदेशी नस्ल है। कुछ नस्ल हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में है, गड्डी है, कश्मीरी है। तो ये नस्ल हमारे ठंडे प्रदेश की है जिससे कि ऊन का उत्पादन होता है। मांस उत्पादन के लिए आप अगर भेड़ पालन करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश के जलवायु पर आधारित भेड़ों के का चयन करें। इसे रख रखाव में भी कम खर्च है। जिस प्रकार से बकरी के लिए घर में एक बनाने की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से आप इसके लिए भी आवास व्यवस्था करेंगे। कम जगह में यानी कि 20 स्क्वायर फीट जगह यानी कि एक भेड़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अगर रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसे व्यावसायिक रूप में अपनाना तो व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए आप इसमें घर में मादा जो हमारी भेड़ है उनके लिए अलग घर बनाएं, घर कमरा रखें। और उसी प्रकार से अगर आप नर है तो नर के लिए अलग और जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग रखना है। और एक कमरा इस तरह का हो जहाँ की प्रसव के लिए यानी कि जो भेड़ बच्चे देंगी तो उनके लिए जगह अलग चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप रखते हैं आवास व्यवस्था तो इसमें आप भेड़ पालन बहुत सुगमता से कर सकते हैं। अब रही बात की उनके खान पान की व्यवस्था की, तो खान पान अगर व्यवस्था रखना है तो भेड़ भी चरने वाला पशु है और इसे चराना भी अति आवश्यक है। लेकिन चराने के अलावा भी अगर आप मांस के लिए उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें आपको भोजन के अलग से 400 ग्राम प्रतिदिन यानी कि सुबह शाम एक बार 200 ग्राम करके आप इसे भोजन कराएंगे तो इससे बढ़ोतरी अच्छी होगी। और बढ़ोतरी अच्छी होने पर आपको लाभ भी अधिक होगा। भिंडी गर्मी में अधिक किसान उगाते हैं क्योंकि इस समय किसानों को इससे अधिक लाभ मिलता है, लेकिन कीटों की समस्या से उपज में गिरावट आ जाती है
जिससे किसानों को नुकसान होता है। तो भिंडी की फसल में कीटों का प्रबंधन कैसे करना है, बता रही हैं डॉक्टर सुदीपा कुमारी झा। अभी हम गरमा में बोई गई भिंडी फसल के बारे में, के प्रमुख कीटों के बारे में एवं उसके निवारण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। प्रमुख कीटों में ऐसे तो बहुत सारे कीट हैं, लेकिन प्रमुख कीटों में तना एवं फल छेदक, सफ़ेद मक्खी और फुदका कीट, जिसे जेसिड के नाम से भी जाना जा सकता है, किसान अधिक प्रभावित रहते, परेशान दिखते हैं। उसमें भी सबसे अधिक प्रकोप तना एवं फल छेदक कीट का देखा जाता है। इस कीट का प्रकोप भिंडी की फसल में अधिक होता है। यह सुंडी बेलन के आकार की होती है। इसके शरीर पर हल्के पीले, संतरी, भूरे रंग के धब्बे होते हैं। आरंभिक अवस्था में ये सुंडियां कोपलों में छेद करके अंदर पनपती हैं, जिसकी वजह से कोपलें मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। बाद में ये सुंडियां कलियां, फूलों और फलों को नुकसान करती हैं। ये फल में छेद बनाकर अंदर घुसकर गुदा खाती रहती हैं, जिससे फल कीट से ग्रसित हो जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। अब हम इसके प्रबंधन के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर उन्हें पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर किसी प्रभेद में, किसी खास प्रभेद में कम प्रकोप देखा गया हो, तो उस प्रभेद का चयन करें सबसे पहले। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप जो है नर कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण उनकी प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित होती है और कीटों की संख्या में कमी हो जाती है। तो फेरोमोन ट्रैप 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएं। तीसरा कर सकते हैं परजीवी कीट। एक ट्राइकोग्रामा किलोनिस करके सब परिचित होंगे, उसका 1 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छोड़ें। यह परजीवी कीट हमारे कीट के अंदर, अंडे के अंदर अंडा देता है, जिससे कीट पे नियंत्रण हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर में छिड़काव सकते हैं। दूसरा कीट है सफ़ेद मक्खी। यह सफ़ेद रंग का एक छोटा सा मक्खी कीट है, जो पौधे के सारे ऊपरी भाग, तना, पत्तों से रस चूसता है और रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। यह एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव भी करता है, जिसे सूटी मोल्ड भी कहते हैं। वह चिपचिपा पदार्थ के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। यह कीट के रूप में तो कम, लेकिन एक विषाणु जनित रोग के वाहक के रूप में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए किसान पीले रंग का चिपचिपा ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा सकते हैं। इस ट्रैप में उन्हें बहुत ही कम लागत पर अधिक मुनाफा मिल सकता है। इस चिपचिपे ट्रैप में मक्खियां आकर चिपक जाती है, जिससे कि उनका प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा, प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। जब भी किसी भी पत्ते में मुड़ाव दिखे या मक्खी वाला दिखे, तो उस पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। नेत्रजन का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर अधिक कीट की संख्या बहुत अधिक हो, तो कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड, जिसे सभी किसान परिचित होंगे, का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव किया जाता है। यह माइट पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर भारी संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ पत्तों की निचली सतह से रस चूसते हैं। ग्रसित हुए पत्तों पर छोटे छोटे सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। यह माइट पत्तियों पर जाला बना देती है। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। लाल माइट के प्रबंधन के लिए प्रेमपट 20 EC नामक कीटनाशक दवाई का प्रयोग करें। इसकी 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। इसके अलावा एक फुदका कीट है, जो भी पौधों के तना, पत्तों से रस चूसता है। इसका भी प्रबंधन सफ़ेद मक्खी की तरह ही कर सकते हैं। कुछ खास बात ध्यान देने की है, जो कीटनाशक के छिड़काव के तुरंत बाद फल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कितने दिन के बाद करना चाहिए, ये उस पर निर्भर करता है कि आप किस कीटनाशक का चुनाव किए हैं। वो कीटनाशक सावधानी देने की ज़रूरत है। छिड़काव करने से पहले कीटनाशक में लगी हुई पर्ची को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, तथा खेतों में सफाई सुथरा, खरपतवार को नियंत्रित रखें। अगर किसान भाई इस सब बातों को ध्यान देते हैं और तो वो कम लागत में अधिक आमदनी पा सकते हैं। धन्यवाद। जल ही जीवन है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस जल का सही उपयोग बहुत कम लोग ही करते हैं।
जबकि जल की हर एक बूंद का सही उपयोग आज जरूरी है ताकि आगे जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए आज डेयरी फार्म से निकलने वाले बेकार जल के सही उपयोग की तकनीक के बारे में जानेंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं जल है जीवन का मूल्य, इसकी बर्बादी की ना करना भूल। जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल। ऐसे नारे हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, मगर कभी जल बचाने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल नहीं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी इस जल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर ने जल जैसी अमूल्य चीज हम सबके लिए बनाई है, जिसके सिवा जीवन जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस अमूल्य चीज को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 2-3 तरह के कार्य जल संरक्षण के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी की सफाई के बाद उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस दिशा में कार्यरत हैं। अब कुछ लोगों में ये चीज़ हो सकती है कि हम जानवरों को गंदा पानी क्यों पिलाएं। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ये गंदा नहीं है, ये टोंटी के या ट्यूबवेल के पानी की तरह बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है, बीमारी रहित हो जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो हम ये कवर कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपने आप ही जल का संरक्षण, उसका व्यर्थ बहना कैसे रोका जाए। अगर ½ इंच, आधे इंच की टोंटी जो अमूमन घरों में होती है, पशुशालाओं में होती है, अगर उसको हम खुला छोड़ दें और 16 घंटे तक खुला छोड़ दें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें 28,800 लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बहता जाएगा। तो इसी विषय में हमने कुछ अध्ययन किए हैं। यानी कि 1 इंच का पाइप अमूमन किसान भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं फर्श धोने के लिए। तो अगर उस होज पाइप को हम देखें और 10 बाय 10 फुट का एक फर्श का टुकड़ा अगर धोना है तो उसमें तकरीबन 250 लीटर पानी जो है वो खर्च हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने एक मशीन जो है वो भी बनाई है और उसको फार्मर जो है अपने घर पे ही बना सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का सामान है, पानी की पाइप है और जो खेत में स्प्रे करने के लिए जेट होता है केवल उसका इस्तेमाल किया है। इसमें अगर हम 1 इंच की होज पाइप को इस्तेमाल करते हैं तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में 250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और जब हमने इससे अध्ययन करके देखा तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में केवल मात्र 50 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं मशीन के बारे में जानकारी। इसमें ये 2 पाइप हैं जो कि एक पानी की पाइप से कनेक्टेड है, दूसरा पाइप हम प्रेशर के पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं और इनका फ्लो जो है, बहाव है, वो हम इन रेगुलेटर की मदद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोजल्स हैं जहाँ से पानी निकलता है। पानी के साथ साथ हम फर्श पे इनको यूज़ करते हैं। जैसे पाइप यहाँ पे लगी हुई है, इसको हम जैसे ही मूव करते हैं, ये देखिए आप, इन नोजल से पानी निकल रहे हैं और इसको हम साथ के साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कम समय में सफाई अच्छे से हो सकती है और दवाई का छिड़काव भी हो सकता है। मेरा किसानों को मैसेज ये है कि बाकी चीज़ें सब बेकार हो जाएंगी, अगर जल नहीं रहा तो कल नहीं रहेगा। जीवन को बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल उपलब्धता पर पड़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे। इस बार न्यूज़ 18 अन्नदाता की टीम पहुंची है करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, जहां पर कृषि वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा किया है जिससे खराब जल को सुधार कर इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी बहुत कम खर्चे में। गंदे पानी को, जो पशुशाला का गंदा पानी है, उसको साफ कैसे किया जाए। तो इस सफाई के कार्य में हम दो चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फिटकरी, और इस फिटकरी को कूट करके आप इस प्रकार से रख लीजिए और बारीक पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है एक्टिवेटेड चारकोल, या किसान भाई जो हैं अगर वो चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे की राख जो है वो भी इसी तरीके का
कार्य करती है। NDRI करनाल के पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष के मुताबिक अपशिष्ट जल को पुनः प्रयोग में लाने से हम काफी हद तक स्वच्छ जल संसाधनों को बचाकर उन्हें भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा पशुशाला का गंदा पानी है, आप देखिए कितना गंदा पानी है ये। इस पानी को साफ करने के लिए इसमें मैंने जो बताया था फिटकरी का पाउडर वो मिलाया जाता है। तो हमने ये फिटकरी का पाउडर मिला करके रखा इसको, तो इसमें देखिए जिस प्रकार से दूध फटता है, इस प्रकार से जो भी गंदगी थी इसमें पानी में वो फट करके नीचे सेटल हो गई है। जब ये सेटल हो गई 1-1.5 घंटे बाद, तो उसके बाद हमने ये चारकोल जो काला पाउडर मैंने दिखाया था उसको फिर इसमें घोल दिया। घोलने के बाद इस पानी में ये सेटल हो गया, नीचे जो है नीचे बैठ गया है। अब ये ऊपर का पानी जो है कम से कम 8 या 10 घंटे तक नितरता रहेगा और वो नीचे बैठता रहेगा। और सेटल होने के बाद ऊपर का पानी नितार करके आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। अब ये जो जल है ये बिल्कुल शुद्ध है। फिर इसका कपड़ छान कर सकते हैं आप। कपड़े से छानने के बाद ये पानी बिल्कुल ट्यूबवेल के पानी की तरह, जिस तरह टोंटी का पानी आपके घरों में आता है उसी प्रकार का पानी जो है ये मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ सुथरा। और इसके नीचे कोई भी कण या कोई भी चीज़ जो है इसके नीचे नहीं है। अब बात आती है कि साहब इसमें बीमारियां और इस टाइप के रोग जनित बैक्टीरिया तो नहीं है, तो इसके लिए उसमें 1% का घोल सोडियम हाइपोक्लोराइट नाम से बाजार में मिलता है, 0.25 ml 1 लीटर पानी में डालना, जिससे वो जीवाणु रहित हो जाएगा। आगे और भी है। खेत में हूं अवंतिका श्रीवास्तव, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में पीएसबी कल्चर है बहुत उपयोगी। डेयरी फार्मिंग में दूषित जल को फिर से बनाए उपयोगी। फसलों से अच्छी उपज के लिए खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आज बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव भी आप जानते हैं। ऐसे में आप जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही कई तरह के जैव कल्चर भी बाजार में मौजूद हैं, जिसमें आज हम पीएसबी कल्चर के बारे में विस्तार से जानेंगे। किसान भाइयों, वर्तमान में हम अगर खेती में बात करें तो जैव उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो फास्फोरस के लिए डीएपी का बहुतायत में उपयोग करते हैं। और डीएपी जो है जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम विशेष रूप से किसान भाई अपने खेतों पे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इसकी लागत, इसका मूल्य अधिक होने के कारण हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों से बढ़िया उपज लेने के लिए बाजार में मौजूद रासायनिक खादों का प्रयोग किसान करते हैं, जिसके लिए यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसी कई खादों का प्रयोग होता है। अलग अलग फसलों के लिए इनकी अलग अलग मात्रा होती है। अगर किसान इनसे मिलने वाले तत्वों की पूर्ति किसी और माध्यम से कर लें तो इन रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर फसल से भरपूर उपज लिया जा सकता है। आज तमाम तरह से जैविक उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके रासायनिक खादों पर निर्भरता कम किया जा सकता है। पीएसबी कल्चर भी एक ऐसा ही जैविक उर्वरक है।
ऐसे में अगर हम बात करें तो कम लागत में, बहुत ही कम मूल्य में अगर हम ऐसे जैव उर्वरक जिनका कि इस्तेमाल कर हम फास्फोरस की उपलब्धता को मिट्टी में बढ़ाएं, हमारी फसलों में उसकी उपलब्धता बढ़ जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हम आप लोगों के लिए सिफारिश करेंगे वो है फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं पीएसबी। ये एक जवाहर जैव उर्वरक है। पीएसबी कल्चर बहुत महंगा नहीं है। पाउडर के रूप में अगर लेते हैं तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल के रूप में लेना है तो 294 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। अनुदान के साथ इसकी कीमत और कम हो जाएगी। यह कल्चर 1 वर्ष तक सक्रिय रहता है, फिर यह बेकार हो जाता है। ये सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार की भूमियों में उपयोग किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जितनी भी हम डीएपी के माध्यम से खाद हमारे खेतों में देते हैं उसमें लगभग 10 से 15% ही हमारी फसलों को उपलब्धता फास्फोरस की हो पाती है। बाकी जितनी फास्फोरस है वो हमारी भूमि के साथ में स्थिर हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, वो पौधों को उपलब्ध नहीं होती। अब ऐसे में बात आती है कि हम उसकी उपलब्धता को कैसे बढ़ाएं। तो इस जो भूमि के साथ में जुड़ी हुई है, भूमि के साथ में चिपकी हुई है, ऐसी फास्फोरस को पौधों को उपलब्धता करना है। उसके लिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी जिसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मृदा में जो अघुलनशील हमारा फास्फोरस है उसको विभिन्न कार्बनिक अम्लों का उत्सर्जन कर घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये इसकी खूबी है। इस प्रकार से पीएसबी जो है विभिन्न प्रकार की हमारी फसलें, चाहे वो अनाज की फसल हो, नकदी फसल हो, दलहनी फसल हो, या हमारी उद्यानिकी की फसल हो, या सब्जी वाली फसलें हो, हमारे किसान भाई के अलावा हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे जनमानस हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं, छत में खेती करते हैं या छत में हमारे गमलों में भी खेती करते हैं, उसमें भी फास्फोरस की जो उपलब्धता है बढ़ाने के लिए इस जवाहर पीएसबी जैव उर्वरक है, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके लाभ की बात करें तो फास्फोरस से लगभग 30 से 40% तक जो हमारी फास्फोरस जो मिट्टी में स्थिर होती है उसको घुलनशील रूप में बनाकर पौधों को उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरी बात है कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ने से पौधों की जो बढ़वार है, हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके साथ ही जो फफूंद जनित रोग है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे कल्चर का उपयोग कर लेने से अनुसंधान से ये पाया गया है कि फसल उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। अब इसकी प्रयोग की विधि अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको हमारी भूमि में जब भी हम बुआई करते हैं उसके पहले खेत में अच्छी तरीके से मिलाकर, और मिलाने के लिए हम बात करते हैं तो इसको मिट्टी के साथ में या अच्छी सड़ी हुई 15-20 किलोग्राम केचुआ खाद ले लें या 15-20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और इसमें हम लगभग 3 किलोग्राम अगर हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम पाउडर प्रति जो हम एकड़ की बात करते हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर हम तरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम 2 लीटर तरल जो हमारा पीएसबी है उसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट ले लें या बर्मी कंपोस्ट ले लें या हमारी अन्य जो मिट्टी जो अच्छी थोड़ी काली सूखी है उसमें ले लें, और उसको अच्छी तरीके से मिश्रित कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें और रात्रि भर उसको ढाँक कर उसमें पानी का छिड़काव के साथ रखे रहने दें। अगले दिन उस जो खाद है उसको पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैला दें। पीएसबी कल्चर का अगर प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% फास्फोरिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें। पीएसबी कल्चर से बीज उपचार भी करने से लाभ मिलता है। यदि पाउडर के रूप में है तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल है तो 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। हम किसान भाइयों को हमेशा ये सिफारिश करते हैं कि इसका पत्तियों में छिड़काव ना करें, इसका हमेशा भूमि में उपयोग करें, और भूमि में उपयोग करने के बाद ही इसकी खेतों में इसमें फसलों की बुआई करें, या किसी भी फसल में हमेशा मिट्टी में हमारे फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी के नाम से जवाहर जैव उर्वरक केंद्र में उपयोग मतलब तैयार किया जाता है उसका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक